हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट गौरव। आज हम आईपीसी के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर 1 बात करा था, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2, जनरल एक्सप्लेनेशन। देखो, जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रखा है कि आपको अगर आईपीसी में कोई वर्ड में वर्ड किसी वर्ड में कोई दिक्कत होती है ना, तो आप जनरल एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हो उसका मीनिंग क्या कहता है। ठीक है, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो आप इजीली। जनरल एक्सप्लेनेशन जो कि हमारे सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A हार्बर तक ये है जनरल एक्सप्लेनेशन। देखो, सेक्शन नंबर 6 देखते हैं इसका। डेफिनेशंस इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provisions, and every illustrations of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled General Exceptions. Through those exceptions are not repeated in such definitions, penal provisions or illustrations. Means देखो, आपने जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे आप बाद में। चैप्टर नंबर 4 में बता रखे हैं जनरल एक्सेप्शंस, मतलब कि आप कोई ऑफेंस करते हो और आप उसके तहत आ जाते हो जनरल एक्सेप्शन से कि मेरे को तो छूट है, मैं बच्चा हूँ, 6 साल का हूँ। ठीक है, तो डो ये पैक्स लग जाता है कि 7 साल का बच्चा जो है, उससे नीचे का अगर बच्चा कोई कमिट करता है कोई ऑफेंस, वो लायबल नहीं है, आईपीसी उस पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो कोई एक्सेप्शन में आ जाता हूँ कि इंटॉक्सिकेशन में आ जाता हूँ, किसी तरह के एक्सेप्शन में आ जाता हूँ, गुड फेथ में कर रहा हूँ मैं कोई काम, तो आप जनरल एक्सेप्शन में आ जाते हो, मतलब आपको छूट मिल जाती है। जनरल एक्सेप्शन से है। ठीक है, तो बता रखा है कि इसमें आप उस तरीके से उनको लिंक करोगे कि अगर कोई आपका इसमें आ रहा है ना, कोई एक्सेप्शन में आ रहा है, तो आप बताओगे कि हाँ, मेरा जो ऑफेंस है इस एक्सेप्शन में आ रहा है, मैंने इसकी वजह से करा है, आप बताओगे। आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 105 है, उसमें बता रखा है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आपको प्रूफ करना है कि आप कोई एक्सेप्शन में आ रहे हो, कोर्ट को आप बताओगे। लेकिन इसमें बता रखा है ना कि चैप्टर सेक्शन नंबर 6 में कि कोर्ट भी अपने माइंड में ये रखेगा, सपोज करो कोई ऐसा ऑफेंस आ गया जो दिख रहा है। ठीक है, कोर्ट को उसमें आपकी एक्सेप्शन लेने की नीड नहीं है। कोर्ट अपने जुडिशियल माइंड लगाए कि हाँ, इसमें तो एक्सेप्शन में आ रहा है, दिख रहा है 6 साल का बच्चा ऑफेंस नहीं करेगा, वो क्या प्रूफ करेगा, मैं देखो इसमें 33 बार जज को दिख रहा है कि 4 साल का 3 साल का बच्चा कर ही नहीं सकता है, तो वो अपना खुद ही एक्सेप्शन लगा देगा। तो इस तरीके से बताया गया है इसमें। इसकी हम देख लेते हैं, वही बता रखा है कि इलस्ट्रेशंस 2 दे रखी है, इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं हम इसकी। The sections in this code which contain definition of offences do not express that the child under 7 years of age cannot commit such offences, but the definition are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be offense which is done by a child। वही बता रखा है कि सेक्शन 82 में जो बता रखा है ना कि अगर 7 ईयर से कम का चाइल्ड कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन में काउंट हो जाएगा। तो उसके बता रखा है कि ये तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। सेक्स इसका बी इलस्ट्रेशन, ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। हियर A is not guilty of an offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within general exception, which provides that nothing is an offense which is done by a general person who is bound by law to do it। मतलब सेक्शन 76 कहता है कि अगर कोई पर्सन, कोई ऑफिसर, ठीक है, वो बाउंड बाय लॉ है और वो एक्ट काम कर रहा है उसके, ठीक है, उसके अंतर्गत काम कर रहा है। सपोज को पुलिस ऑफिसर, मैं ड्यूटी से बाउंड, मुझे करना है और मैंने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अब वो मेरे पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का सूट नहीं दायर कर सकता। क्यों? मैं तो अपना मतलब गुड फेथ में कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे इंटेंशन नहीं था और मैं बाउंड बाय लॉ हूँ। अगर गुड फेथ में भी नहीं है, मेरे को जो डायरेक्शन मिली है ना ऊपर से, तो उनकी कमांड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी इस एक्सेप्शन में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ऐसे बता रखा है। जनरल एक्सप्लेनेशन को जनरल एक्सेप्शन में देख लोगे आप कि यार उसमें तो नहीं आ रहा है। 7 आता है इसका सेक्शन नंबर 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज टू इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। जो भी इसमें जो भी एक्सप्रेशन बताए गए आप इन एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी क्या उसका मीनिंग कहता है। ठीक है, इसके थ्रू तो पढ़ोगे आप। सपोज करो जेंडर की बता दी, अब इसके थ्रू तो बताओगे कि हाँ, जेंडर का मतलब मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं। इस एक्सप्लेनेशन में उनको बता रखा है। एक्सप्लेनेशन मतलब एक तरह से डेफिनेशन है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप इनको पढ़ लोगे आईपीसी में कि हाँ, इसका मतलब ये निकलता है। That's it. Section number 8, gender. The pronoun he and its derivatives are used for of any person, whether male or female। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलते हैं ना कि he मेंशन करे तो कहीं ना कहीं लड़कियों को he, तो ही में आप कहोगे यार इसे क्या जेंडर से नहीं पता है, जो फीमेल को ही कह रहा है। तो इसमें बता रखा है सेक्शन नंबर 8 जेंडर में कि अगर आपने आईपी से आगे पढ़ा होगा, ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ
5 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, ऐसे 5 साल की। ही लिखा था, शी नहीं लिखा रहता, ठीक है। ही का इसमें बता रखा है पहले ही सेक्शन नंबर 8 में। आप अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता और आप बाद में आईपीसी पढ़ रहे हो, लिखा होगा ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हर जगह ही शैल लिखा रहता है। ही क्या सिर्फ मेल ही क्राइम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप उसको फिर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे ना, आप बताओगे भाई सेक्शन नंबर 8 पर जेंडर है, उसमें बता रखा है कि ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों काउंट हो रहे हैं उस जेंडर में, ठीक है। सेक्शन नंबर 8 हो गया। सेक्शन नंबर 9 देते हैं, नंबर। अनलेस द कंट्री अपियर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर माना जाएगा और प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर माना जाएगा। ऐसा कोई इसमें वो नहीं है कि नंबर के ऊपर आप वो करोगे, उसमें बता रखा है कि सिंगुलर है तो उसको प्लूरल भी मान लिया जाएगा, प्लूरल है तो उसको सिंगुलर भी मान लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 मैन और वुमेन की बात करते हैं। द वर्ड मैन डिनोट्स ए मेल बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन, मतलब कि मेल और फीमेल, सॉरी मैन और वुमेन की बात करें, मैन मतलब 2 साल का बच्चा है ना, लड़का है, तो वही मैन में काउंट होगा। अभी नहीं कहेंगे ये मैन थोड़ी है। अब हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, आई एम अ मैन, कहेगा मैन थोड़ी, तो 22 साल का 23 साल का लड़का है, बच्चा है तो ऐसे नहीं। अगर सपोज करो हम कोई 6 साल 7 साल का बोला कि यार मैं तो मैन, ये देखो वो मैन खड़ा है, अब ये कहो नहीं ये मैन थोड़ी, तो बॉय है, ये तो चाइल्ड है, वो है, लेकिन आईपीसी के तहत उसको हम मैन बोल सकते हैं, ठीक है। और विमेन का मतलब कि कोई भी एज की, ठीक है, कोई भी एज की चाइल्ड हो, कोई भी एज की फीमेल हो, मतलब फीमेल जेंडर हो ना, तो उसको हम विमेन बोलेंगे, और मेल जेंडर हो उसको मैन बोलेंगे, आईपीसी के तहत माना गया है। सेक्शन नंबर 11 पर्सन। द वर्ड पर्सन includes any company or association or body of persons whether incorporated or not। देखो इसमें incorporated और not बताया है, मतलब कि पर्सन में तो इंक्लूड्स हो रहे हैं। आपने कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा होगा, कंपनी एक्ट 2013 में लेटेस्ट आया अमेंडमेंट के तहत, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो कंपनी एसोसिएशन ये होते हैं ना, ये लीगल पर्सन होते हैं। वैसे कंपनी में उसमें था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, कंपनी का रजिस्टर होना जरूरी है, तो वो लीगल एंटिटी, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि वो सूट दायर भी कर सकती है और सूट उसके खिलाफ लाया भी जा सकते हैं, मतलब कि वो सूट फाइल भी कर सकता है और उसके ऊपर कोई सूट फाइल भी कर सकता है, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। तो वो लीगल पर्सन उसको काउंट कर रहा है, कंपनी को और एसोसिएशन को। और वो मैटर नहीं करता कि वो अब सपोज कर मैंने कोई कंपनी खोल रखी है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया मैंने उसके प्रोसेस में, तो मैं वो कंपनी के थ्रू मैं कोई ऑफेंस करता हूँ और आईपीसी में गवर्न है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा भाई ये लीगल पर्सन थोड़ी है, वो कह देंगे देखो ये पर्सन है, ठीक है, कंपनी या एसोसिएशन है तो ये पर्सन है। अब वो मैटर नहीं करता इनकॉर्पोरेटेड है और नहीं है, आईपीसी में वो पर्सन माना जाएगा। सेक्शन नंबर 12 पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी क्लास हो या कोई भी कम्युनिटी हो ना, आप उनको पब्लिक ही कहोगे, ठीक है। किसी ग्रुप ऑफ पर्सन हो तो उसको भी आप पब्लिक ही कहोगे, इसमें सिंपल बता रखा है। क्वीन, देखो सेक्शन 13, मैंने इसको नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर, और मतलब पढ़ा भी होगा तो ध्यान नहीं किया है। इधर रिपील सेक्शन कौन पढ़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया, आप इसको अंडरलाइन कर लो। क्वीन रिपील कब हुआ थी, 1950 में क्वीन का जो था सेक्शन ये रिपील हो गया, सेक्शन नंबर 13 1950 में। सेक्शन नंबर 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा गया है सेक्शन नंबर 14 के तहत। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी के अंदर कोई पर्सन एम्प्लॉय करता है, अपॉइंट होता है, तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। आप बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू जो अपॉइंट हुआ है और एम्प्लॉय है वो, ठीक है, इंडिया में, वो हो गया। सेक्शन नंबर 15 हो गया ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया भी कंसेप्ट जो है ये सेक्शन रिपील हो गया था 1937 में। 1937 में ब्रिटिश ऑफ इंडिया आपका रिपील हो गया है, सॉरी 1937 में। देखो सेक्शन 15 और 16 दोनों एक ही ईयर में रिपील हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिपील हो रखा है, रिपील बाय 1937। सेक्शन नंबर 15 एंड 16 1937 में रिपील हो चुके हैं और सेक्शन नंबर 13 1950 में रिपील हुआ है। आप इसमें याद रखोगे ना जनरल एक्सप्लेनेशन में कि रिपील, यार आप कंफ्यूज मत होना कि यार ये 1937 में हुआ है, वो बस तो याद रखो क्यों जो है 1950 में हुआ है, और जो बाकी जो जनरल एक्सप्लेनेशन में जो ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 1937 में रिपील हुआ है, दैट्स इट। काफी बार इसमें कंफ्यूजन बहुत अराइज होती है, बहुत चांसेस होते हैं। आपको लगता है भाई इतनी सी बात है, जब आप पूरा पढ़ोगे ना और इतने सारे बर्डन और इतने सारे सब्जेक्ट्स का जो बर्डन रहेगा ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें क्या था, किस ईयर में था। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि 1937 में ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपील हो गई थी और क्वीन जो है वो 1950 में रिपील हुई थी। ओके, 3 सेक्शन जनरल एक्सप्लेनेशन अभी तक हैं जो रिपील हुआ है। आगे बात की बात देखते हैं।
नेक्स्ट आता है 17 गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट आपकी सरकार, सरकार तो सारी अपनी है, किसे बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलोगे या इसे स्टेट गवर्नमेंट को बोलोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट पता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होल ऑफ इंडिया के लिए होती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है, ठीक है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो यूनियन का होता है, ठीक है, और स्टेट का कम होता है। यह आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। सेक्शन नंबर 18 इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसकी बात करेंगे इंडिया। एक्सक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर वाला कंसेप्ट हट चुका है, अब वो इंडिया पर भी अप्लाई होता है। हालांकि वो अब स्टेट प्रोविजन नहीं रहा है उसके पास, अब वो टू यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट हो गए हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख से आप याद रखना, लद्दाख से इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज बोलोगे ना, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज में काउंट होती है अब। एंड नेक्स्ट 19 जज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ देखो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि प्री के लिए तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर आपको कोई कहता हूँ ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसके भी क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको किसी न किसी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। तो ऐसा नहीं है कि आपको, मेरा मानना है कि आप जितने इसको रीड आउट करते रहोगे ना प्री के लिए, जितना पढ़ते रहोगे वो कम है। Section number 19 जज। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली पर्सन हु इज ऑफिशियल डेजिग्नेटेड जज बट आल्सो एवरी पर्सन। मतलब कि वो पर्सन नहीं जो कोर्ट में आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जाके जो जज साहब बैठे हैं वो जज तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी और भी पर्सन हैं जो जज हैं। तो देखो ये कितनी बड़ी अब हम जनरल आदमी क्या बोलेंगे, जज बोला, वो बोलेंगे कोर्ट में जो बैठे ना वो जज है, तो इनको जज मानेंगे, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी आईपीसी कहती है तो वो भी जज है। कौन है? हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल डेफिनेटिव जजमेंट। जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किए गए हैं कि वो सिविल या क्रिमिनल जजमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है, किसी लीगल प्रोसीडिंग में हिस्सा है वो जो जजमेंट दे रहे हैं। और जजमेंट विच इज नॉट अपील अगेंस्ट, जो उनका जजमेंट है वो अपील में नहीं गया है, वो फाइनल है जजमेंट, तो वो भी जज ही माना जाएगा उनके ऊपर। वुड बी डेफिनेटिव और जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी, और किसी अथॉरिटी ने उसको कंफर्म भी कर दिया वो भी जज माना जाएगा, वुड बी डेफिनेटिव। और हु इज वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन, एक है या 4-5 लोग हैं, ठीक है, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट। अगर कोई एक या 4-5 लोग भी है ना वो भी जज माने जाएंगे अगर उनको लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, ठीक है, आईपीसी के तहत इस सेक्शन में। इलस्ट्रेशंस देखो, इलस्ट्रेशंस आप समझ जाओगे। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। 1859 के में जो एक्ट था ना, एक्ट नंबर 10, उसमें कलेक्टर को जज बताया गया। अब देखो आप पूछोगे कलेक्टर जज कैसे, जो डीएम होते हैं वही कलेक्टर होते हैं ना, डीएम और कलेक्टर एक ही पर्सन होता है। जब वो थोड़ा फाइनेंशियल रिगार्डिंग मैटर्स देखते हैं तो उनको कलेक्टर बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, और अदरवाइज वो डीएम रहते हैं। तो उनको 1859 के एक्ट नंबर 10 में इसको जज कहा गया कलेक्टर को। एंड सेकंड रहता है मजिस्ट्रेट एक्सेसिंग जुडिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस अ फाइन इम्प्रिजन। और जिस मजिस्ट्रेट को चार्ज दिया गया है वो इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस कोई फाइन लगा सकता है तो वो भी जज माना जाएगा, जिसका मैटर जो है अपील में जाए या ना जाए, ठीक है, विद और विदाउट अपील लिखा गया वो जज है। सी देखते हैं, अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज द पावर अंडर रेगुलेशन 7 1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इन अ जज। रेगुलेशन 7 1816 में जो मद्रास कोड आया था उसमें माना गया कि जो पंचायत का मेंबर है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस लॉ को चार्ज कर सकता है, सॉरी उस मैटर को देख सकता है, तो वो भी जज है। मतलब कि पंचायत का मेंबर होना जो कोई जजमेंट पास कर रहा है वो मद्रास के इस कोड में 1816 के रेगुलेशन 7 में वो जज माना गया है। मतलब कि आप देखो उसमें क्वेश्चन अगर सपोज हो गया मेंबर ऑफ पंचायत इज अ जज, आप क्या बोलोगे, मेंबर ऑफ पंचायत जज कहाँ से हो जाएगा, जज साहब तो वो हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये मेंबर ऑफ पंचायत ये कल के लोंडे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई जुरिसडिक्शन आई है, ठीक है, जिसके पास वो ट्रायल करने की पावर है, लेकिन वो अनदर कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज देता है, वो जज थोड़ी होगा फिर, वो तो अदर वो है भेज देना, वो जज नहीं है फिर। इसमें देखो इस नॉट अ जज लिखा है डी में, इलस्ट्रेशन डी में। आज के लिए हम नेक्स्ट चलो इसको भी कवर कर लेते हैं 20 सेक्शन को। कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body
व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। मतलब क्या है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस आप ऐसे कहोगे कि एक पर्सन अगर जज है ना तो उसको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहोगे। चार भी बेंच बनी पड़ी है तब भी जज कहोगे आप, ठीक है। 4 है, 5 है, 6 है, सबको जज ही कोर्ट ऑफ जस्टिस ही कहोगे। देखो लिखा है ना, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज, उस जज को भी डिनोट करा गया है हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है और जुडिशियली अपना काम कर रहा है। अलोन कर रहा है या बॉडी ऑफ जजेस के साथ कर रहा है, ठीक है। एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली। अगर वो अपना जुडिशियली वर्क कर रहे हैं ना, जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, जुडिशियली वर्क कर रहे हैं, एक हो या एक से ज्यादा हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ जजेस भी हो, बेंच हो, तब भी वो कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको कहा गया है। मतलब सिंगुलर जज है ना अगर, और वो कोई जजमेंट अपनी जुडिशियली वर्क कर रहा है तो वो जज है, कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे उसको। और अगर ग्रुप में भी कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ही होगा। देखो एक पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7/1869 कोर्ट ऑफ जस्टिस, पंचायत है ना वो भी अगर रेगुलेशन 7 मद्रास कोर्ट के अंदर 1816 के तहत कोई काम कर रही है तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनकी भी कोर्ट है। अब मतलब इससे ऊपर वाली मीनिंग का क्या निकलता है कि अगर एक पंचायत के मेंबर अगर वो उसमें इस कोर्ट के तहत, मद्रास कोर्ट के तहत अगर वो कर रहा है ना काम, एम्पावर्ड बाय लॉ है, ठीक है, एक्ट है, तो अगर तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। मतलब सिंगल पंचायत मेंबर भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहला जा सकता है। और हमने सेक्शन ऊपर पढ़ा था इलस्ट्रेशन डी, उसमें क्या था, डी नहीं सी, अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7/1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ जज। ऊपर जज बता दिया, ठीक है, इलस्ट्रेशन में, लेकिन सेक्शन 20 बताया कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उनको कह सकते हैं। तो आप देखो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, बस आपको याद रखना कि पंचायत के मेंबर भी जज कहला जा सकता है अगर वो 1816 मद्रास कोर्ट के तहत और रूल 7 में, रेगुलेशन 7 में अगर कोई एक्टिंग जुडिशियली कर रहा है तो वो जज है। और कोई पर्सन, कोई जज या ग्रुप ऑफ जजेस अगर जुडिशियली वर्क कर रहे हैं तो वो भी जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस माने गए उनको। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।